हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियो में हमने दो बैलों की कथा आपको पढ़ाई थी जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तक आपने पढ़ा कि एक झूरी नामक किसान रहता है, उसके दो बैल होते हैं जिसका नाम रहता है हीरा और मोती। वो उन्हें अपने साले के घर भेजता है जहाँ उनका बहुत अनादर होता है, उन्हें खाने को अच्छे से नहीं मिलता है, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और इस वजह से वो बहुत दुखी रहते हैं। वो एक दिन भागने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। फिर उनसे एक सांड से टक्कर होती है, दोनों में मल्ल युद्ध होता है, वहाँ भी वो विजयी होते हैं और इस प्रकार वो एक मटर के खेत में खाते हुए पकड़े जाते हैं और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, जहाँ दोनों मित्र सभी जानवरों को छुड़ाने का प्रयास करते हैं और कांजी हाउस की कच्ची दीवार तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें मोती हीरा को वहाँ पकड़ लिया जाता है और उसको मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला। किससे बोलता है? हीरा से। क्योंकि हीरा से इसलिए बोलता है क्योंकि हीरा अकेले दीवार तोड़ रहा था और वो पकड़ा गया था और उसको मार पड़ी, डंडे रस्सी किए गए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा क्या कहता है कि अपने बूते भर जोर तो लगाया आज़ाद होने के लिए, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। और बंधन में जो रस्सी से उसे बांध दिया गया, अभी तक खुले बंद थे सारे पशु, कमरे में बस बंद थे, उसको रस्सी लगा दी गई, तो वही ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जान से हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। वहाँ जो बाकी और जानवर बंद रहते हैं उनके बारे में बताते हैं। एक तरह से आज़ादी को माध्यम बना के प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है कि क्या हुआ अगर हम मार ही खाएंगे, अगर सफल हो जाते तो इतने सारे लोग बच जाते। इतने सारे जो जानवर यहाँ कैद हैं, आज़ादी की जीवन नहीं जीने पा रहे हैं, खाने को नहीं पा रहे हैं, 2-4 दिन ऐसे लग गया तो ये मर ही सकते हैं, इनकी जान तो बच जाती अगर सफल हो जाते। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती कहता है कि अब मैं भी जोर लगाऊंगा। अभी तक जो उसका विरोध कर रहा था कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, मार पड़ेगी, अब कह रहा है ठीक है तो मैं भी जोर लगाऊंगा इनकी आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहाँ हीरा पहले से मार चुका था। दीवार थोड़ी कमज़ोर हुई थी, वहाँ मोती ने भी सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। जब फिर थोड़ी मिट्टी गिरी तो मोती की भी हिम्मत बढ़ने लगी। फिर तो वह दीवार पर सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, जैसे सामने कोई दुश्मन खड़ा हो, उस पर जी जान से वार किया जाए, उस तरह उसके ऊपर वार करने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। ऊपर से 1 हाथ मतलब हाथ का जो हम लोग का पूरा हाथ होता है, इसका आधा भाग कोहनी से जहाँ मुड़ती है इसको 1 हाथ बोलते हैं। तो 1 हाथ गिर गया। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वहाँ जो जानवर थे बंद थे वो कैसे थे? अधमरे से थे, अर्थात निर्जीव टाइप में पड़े हुए थे, उनको शरीर में जान नहीं थी। चेत उठे अर्थात उनमें नई चेतना आ गई, साहस आ गया। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियाँ निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अभी गधे के बारे में प्रेमचंद ने सबसे पहले वर्णन किया था कि वह कैसे स्वभाव के होते हैं। वो हर स्थिति में एक ही तरह से रहना जानते हैं, हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि सब ठीक है, ना कभी बहुत खुश होते हैं ना कभी दुखी होते हैं। कम खाने को दीजिए, गंदा खाना दीजिए, अच्छा से अच्छा खाना दीजिए, तब भी उनके चेहरे पर बहुत खुशी नहीं आएगी। सड़ा भूसा दे दीजिए तब भी वो उसी भाव से खाते रहेंगे।
कोई गम उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देगा, उनका चेहरा निर्विकार रूप से ही रहेगा, चाहे जो भी स्थिति हो। तो यहाँ देखिए गधे की उसी विशेषता का वर्णन यहाँ भी दिखाई दे रहा है जो विशेषता प्रेमचंद जी ने बताई है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें। इतना कहने के बाद भी वो गधे अभी गए नहीं और खड़े होके यही सोच रहे कि जाएं या न जाएं। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। सारे जानवर तो भाग गए लेकिन मोती नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि हीरा बंधा हुआ था तो वह उसकी रस्सी तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। हीरा जो बंधा हुआ था वह बोलता है कि तुम जाओ। उसका मानना था कि एक ही का भला हो जाए, हम तो पड़े हैं, पड़े रहें, शायद मोती का ही कुछ भला हो जाए यहाँ से निकल कर। तो वही कहता है कि तुम चले जाओ, शायद अगर कभी छूटेंगे, ज़िंदगी रहेगी तो फिर भेंट हो जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? अर्थात मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, अगर विपत्ति में भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके बदले मार पड़े, जो भी हो। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। क्यों? कैसे समझ जाएंगे? क्योंकि सारे जानवर तो इससे पहले भी कैद थे, किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। ये दोनों नए मेहमान थे उस घर के लिए, तो एक तो बच गया, शुरू में ये शरारत किया, तो दूसरा खाली था। तो अब ये तो बात सीधी सीधी समझ में आ जाएगी कि ये शरारत इस मोती की है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती गर्व से कहता है कि कोई बात नहीं, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा। कौन सा अपराध? जो दीवार तोड़ने का अपराध था, सारे पशुओं को आज़ाद करने का जो इनके दिमाग में ख्याल आया था, एक तरह से वो कांजी हाउस वालों के लिए अपराध था। इन्होंने तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जो कैद किया है उसके लिए तो अपराध ही है। तो वही कहता है मोती कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उस अपराध के लिए अगर मुझे मार पड़े तो कोई चिंता नहीं। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, जो जानवर भाग गए उनकी तो जान बची, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो रहा। उन दोनों गधों को जो नहीं भाग रहे थे खुद से, उन्हें भी अपने सींग से उठाकर बाहर फेंक दिया कि अब तो दोनों भाग ही जाएंगे, और खुद आके अपने भाई के पास, अपने बंधु के पास सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रेमचंद जी कहना चाह रहे हैं कि लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पढ़ने वाला ये समझ सकता है कि जब इतने जानवर एक साथ भाग गए तो वहाँ के कर्मचारियों में कैसी खलबली मची होगी। इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। मरम्मत हुई अर्थात खूब पीटा गया मोती, जैसे हीरा मारा गया था, और उसको भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण में से एक तिनका भी किसी ने चारे के नाम पे उन्हें नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी रख दिया जाता था उनको जिंदा रहने के लिए, एक बार पानी उनके सामने रख दिया जाता था, उसी के सहारे वे जिंदा रहते थे। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। दोनों बहुत ही दुबले हो गए थे। ठठरियाँ मीन्स उनकी हड्डियाँ दिखाई दे रही थी। जो वो स्वस्थ शरीर था, मांस सारे गल गए थे, तो उनकी हड्डियाँ ढांचे के रूप में दिखाई देती थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। मृतक बैल यानी जो कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियों का ढांचा जैसे दिखाई देते थे, 5-6 दिन से उन्होंने कुछ भी खाने पीने को नहीं पाया था, तो वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। डुग्गी किस बात की बची, अर्थात उन बैलों की नीलामी हो रही थी। कांजी हाउस में जो बैल होते हैं, जो लावारिस जानवर होते हैं, कहीं भी किसी के खेत में घुस जाते हैं, वो लोग उन्हें ले जाके कांजी हाउस में दे जाते हैं। वहाँ या तो उनके जो मालिक होते हैं उन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं, नहीं तो 2-4 दिन देखने के बाद उनको नीलाम कर दिया जाता है, और नीलामी में जो बोली लगती है, जो भी पैसा जिसका पैसा ज़्यादा होता है, वो लोग उन्हें ले जाते हैं।
तो ये कमज़ोर थे तो कौन इन्हें खरीदता। बैलों को तो ताकत देख कर लिया जाता है क्योंकि उनसे ज़्यादा काम लेना होता है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंख लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों को कूल्हे में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत मीन्स डरे हुए, सहमे हुए नेत्रों से देखा। दोनों डर गए उसका रूप रंग देखकर। रूप रंग देखकर क्यों डर गए? उसको देखने से उन्हें पता चल गया कि यह कसाई है और हमें ले जाकर ये काट कर हमारा मांस बेचेगा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। क्या करा कि सब लोग कहते हैं भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन उन्हें आखिर हमारे ऊपर कभी दया क्यों नहीं आती है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब न बचाएंगे? तो क्या कहते हैं कि क्या चलो अच्छा है, अगर मर भी जाएंगे कुछ दिन भगवान के पास रहेंगे। एक बार उन्होंने लड़की के रूप में आकर हमें बचाया था, जो गया के घर में लड़की रहती थी उन्हें खोल दी थी, तो हो सकता है इस बार भी बचा लें। अब आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, अर्थात वही बात मैंने बताई ना, कसाई क्या करते हैं, जानवरों को काट कर उनका मांस बेचते हैं। तो वही कह रहा है कि यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी। जानवरों का जब मांस काटा जाता है तो उनकी हड्डियों का भी प्रयोग हो जाता है जैविक खाद बनाने में, और मांस खाल भी का भी प्रयोग होता है, वो भी बिक जाता है। मांस तो सब लोग खाते ही हैं, खालों का भी प्रयोग होता है। तो वही बता रहा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डरियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बोटी बोटी अर्थात उनके शरीर का एक एक हिस्सा काँप रहा था, रुआ रुआ काँप रहा था। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, इतने एक तो कमज़ोर हो गए थे, ऊपर से डर कि पैर भी उनके लड़खड़ा रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे। पर इतना अंदर खौफ था, इतना डर था उस कसाई का कि वो गिरते पड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ मीन्स होता है गाय बैलों का जो झुंड होता है, उसको रेवड़ बोलते हैं। वो क्या कहा, हरे हरे खेत में जहाँ हरी हरी घासें थी वहाँ चर रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बैल आपस में सोच रहे हैं कि कितना सुखी इनका जीवन है। वे जानवर कैसे थे, चिकने थे अर्थात स्वस्थ थे, उनका शरीर चमक रहा था, उस पर रौनक थी, निर्जीव से नहीं लग रहे थे। चपल अर्थात जब वो स्वस्थ थे तो उनके अंदर चंचलता थी, उछल कूद रहे थे, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। ये जानवर गाय बैल भैंस ये सब जो होती हैं, खाना जब एक बार खाते हैं तो इसको निगल लेते हैं, पूरी तरह से मुंह में डालते हैं, निगल लेते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है बाद में जब आराम से बैठते हैं तो उसको खाने को फिर से बाहर लाते हैं, और जैसे हम चबा चबा के खाते हैं उसी तरह से वो खाने को चबाते हैं। अंदर से एक बार फिर बाहर लाते हैं, फिर वो चबाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पागुर करना बोलते हैं। उन्हीं को देखे तो ये दोनों कह रहे हैं कि कितना सुखी जीवन है इनका, पर ये कितने स्वार्थी हैं कि इनके दो भाई अर्थात ये भी जानवर ही थे, ये बधिक के हाथ, कसाई के हाथ में पड़ गए हैं, और कितने दुखी हैं इसकी इन्हें चिंता नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। सहसा उन्हें क्या लगा कि ये कुछ जाना पहचाना सा रास्ता है। फिर उन्हें याद आया कि इसी रास्ते तो हमें गया लेके गया था। फिर क्या देखते हैं तो वही खेत हैं, वही बाग हैं, वही गांव मिलने लगे जहां वो हमेशा आते थे। और उनकी चाल जैसे जैसे वो परिचित लगने लगे, उनकी चाल बहुत तेज़ होने लगी, उनकी सारी थकान एक बैग गायब हो गई, दुर्बलता गायब हो गई,
और वो एक बैग आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि यह लो अपना ही हार आ गया। हार मीन्स जहाँ उनके चरने का स्थान था। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पुर होता है, पहले ज़माने में कुएं से लोग पानी भरते थे। 2 बैल होते थे, एक बाल्टी लगी रहती थी, रस्सी कुएं में पड़ी रहती थी। बैल जब उनको खींचते थे, उस रस्सी को खींच कर आगे घूमते थे चारों तरफ कुएं के, तो वह रस्सी, पानी से भरी हुई रस्सी, बाल्टी ऊपर आती थी और वो पानी गिर जाता था। वो नाली के रास्ते सीधे खेत में जाता था। तो वहाँ वो पुर चलाने थे, अर्थात झूरी का खेत की सिंचाई करते थे। उस कुआं को उन्होंने पहचान लिया। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। नगीच मीन्स होता है बहुत ही नज़दीक। मोती ने क्या कहा? हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। हीरा जब बोला कि भगवान की दया है, तो मोती ने क्या बोला कि मैं अब घर भागता हूँ। तो फिर हीरा बोलता है कि यह जाने नहीं देगा यह कसाई। तो वो कहता है मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दौड़ कर थान पर चलो, अर्थात पशुओं के बांधने का जो स्थान होता है उसको गांव में थान बोलते हैं। तो कहते हैं दौड़ के वहाँ पे जाकर चल के खड़े हो जाए, फिर वहाँ से आगे नहीं चला जाएगा। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बात कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। बछड़ों की बात, बछड़े अर्थात गाय के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जो बैलों का बचपना होता है, उसमें वो बहुत उछड़ते हुए चलते हैं खुशी से उन्मत्त होकर। तो उसकी बात ये दोनों बैल चलने लगे जैसे नए बछड़े चलते हैं। वह हमारा थान है। दोनों अपने थान देकर खुश होते हैं। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। अपने स्थान पर दोनों आकर खड़े हो गए। दड़ियल में पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। ठंडा का दिन रहा होगा तो वह द्वार पर बैठकर धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। कौन मित्र? झूरी और हीरा मोती। एक झूरी के हाथ चाट रहा था। वो प्यार से झूरी का हाथ एक बैल चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। वो क्या कह रहा है? वो दड़ियल जो कसाई था कि मैं तो नीलामी में लेके मवेशी खाने से आ रहा हूँ। मैं तो समझा चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल क्या कहता है कि मैंने मवेशी खाने से लिया, मैं रपट कर दूंगा थाने में। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी कहता है। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। गांव के बाहर तक जब वो चला गया दड़ियल, तब जाकर मोती वहाँ रुका। गांव के बाहर जाकर खड़ा हो गया। फिर भी खड़ा रहा कि कहीं वह लौट के आता न हो। उसका रास्ता देख रहा था कि लौट के अगर आएगा तो फिर गांव के बाहर से ही भगा दूंगा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। वो दूर से ही बड़बड़ाते हुए गालियां देते हुए जा रहा था और मोती के ऊपर पत्थर भी फेंक रहा था। और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। मोती कैसे खड़ा था? जैसे कोई विजयी सूरमा हो, महाबली हो और किसी युद्ध में फतेह हासिल करने के बाद वहाँ खड़ा हो। गांव के लोग वह तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग भी ये सब देख रहे थे और खूब हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। जब वो दड़ियल एकदम से चला गया, मोती को समझ में आ गया अब वापस नहीं आएगा, तो एकदम अकड़ में गर्व से वापस लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मोती क्या कह रहा है कि अगर मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। क्या कहता है कि अब आएगा तो दूर से ही देखते ही उसके दौड़ा कर खबर ले लूँगा, फिर वापस नहीं आएगा, देखूँ कैसे हमें ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। अर्थात गोली मार देगा तो यही मर जाएंगे, वो तो हमें नहीं बेच पाएगा मांस काट के। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय
मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस बार जो उनकी मालकिन थी गया की बहन, वो भी बहुत प्रसन्न हुई और आकर उनके माथे को चूमकर उन्हें प्यार किया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज करवाया जाएगा, प्रश्नाभ्यास बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।